नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज़ में। पार्ट 1 में हमने यूपीपीसीएस 2015 प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल किया। इसमें ये पार्ट 2 है। इसमें आप सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और व्याख्या सहित करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा वो पार्ट 1 अवश्य देखें। और ये पार्ट 2 है। आज इन दोनों वीडियोज़ को मिलाकर हम 2015 का प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न आए हैं वो सीरीज खत्म हो जाएगी। अगली वीडियो में आपको 2016 से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बहुत ही अच्छा सुविचार, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, परिश्रम करने की आदत डालें। कोई भी चीज़ एक चुटकी में एक दिन में नहीं होती, कई दिन लगाने पड़ते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। चीज़ों को टाले नहीं, मैं बार बार कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, परिश्रम करिए। एग्ज़ाम का डेट आने से पहले 10 दिन परिश्रम करना ना सही है और ना वो सही दिशा में किया गया कार्य है। आप शुरू से मेहनत करें। हो सकता है आपको नाकामयाबी एक बार मिल सकती है, 2 बार, पर आप सफल होंगे। इस विश्वास के साथ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट बेस्ड होते हैं, वहाँ पे विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्ट मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैं वहाँ प्रदान करूँगी। आप निश्चिंत रहें बिल्कुल भी। चलिए देखिए, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो Hg है ये किसका सिंबल है, क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब है Hg जो सिंबल है वो किसका है, पारा का है। पारा यानी कि इसका मरकरी का। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। mmHg, Hg जो है वो मरकरी से संबंधित है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस पेपर में आपको कई आंसर्स टिक मिलेंगे, आप उन पर विश्वास ना करें। कहीं कहीं पे आंसर्स गलत भी मिल जाएंगे। जो आंसर मैं बताती हूँ आप उन पर विश्वास करिएगा। चलिए आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, कांसा मिश्रित धातु है। कांसा मिश्रित धातु है किसका, तांबा और टिन का, तांबा और चांदी का, तांबा और जस्ते का, या तांबा और शीशा का। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है तांबा व टिन का। पहला ऑप्शन करेक्ट है। मतलब तांबा व टिन जब आप मिलाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा आपको, कांसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, नैनो प्लग संबंधित है। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से, या उपर्युक्त में से किसी से नहीं। देखिए, नैनो प्लग जो है एक अदृश्य, बहुत ही छोटा अदृश्य सुनने का यंत्र है। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, लौंग क्या है, ये सबको पता होता है। लौंग क्या है, तने की गांठें हैं, बिल्कुल नहीं। जड़ की गांठें नहीं है, पत्तियां भी नहीं है। क्या है, सूखे फूल हैं। लौंग क्या है, सूखे फूल हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। पहली बात तो कैलोरी किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। यहां से भी सवाल आता है, कैलोरी किसका मात्रक है, ऊर्जा का। तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, पानी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये बस आपकी प्यास को बुझाता है। दूसरी बात, आपकी बॉडी का जो 75% है वो पानी का है। कोशिका द्रव्य में पानी की आवश्यकता है। कोशिका द्रव्य का 92 से 99% लगभग आपको वाटर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात कैलोरी की अगर हो रही है तो क्या आंसर होगा, शून्य। जल पीने से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। पहली बात तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जीन्स में, समझ रहे हैं, जीन्स में हमारे कुछ कोडिंग जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है। कई रीज़न है इसके।
तो जीन्स में अगर कोडिंग गलत हो जाती है तो जो शिशु होता है, नवजात शिशु जो होगा, वो मानसिक व शारीरिक रूप से विकृत होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी स्वेच्छा का जीन किसी पहले से उपस्थित जीन में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जब जीन्स के अंदर हम कुछ बदलाव करें अपनी स्वेच्छा के अनुसार, तो उसे हम क्या कह देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसका प्रयोग हम करते हैं, तो वो प्रयोग हम करते हैं प्लाज्मिड का। किसका करेंगे, प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या होता है, अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो प्लाज्मिड जो है वो कहते हैं, उसका डेफिनेशन होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। देखिए क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्स में। प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। इसको समझिएगा ज़रा, क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। अगर आप एक बैक्टीरियल सेल देखेंगे, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये बाहर इसकी सेल वॉल मैंने बना ली, मान लीजिए कोशिका भित्ति मैंने बना ली, तो बैक्टीरिया में उसका जेनेटिक मटेरियल तो उपस्थित है ही, मान लीजिए ये डीएनए हो गया, साथ ही साथ एक प्लाज्मिड भी उपस्थित होता है। यह है प्लाज्मिड, ये दूसरा जेनेटिक मटेरियल हो गया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, एक अधिक, ये होता है प्लाज्मिड। इसका उपयोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, माफ कीजिएगा, आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, बताइए क्या होगा। ये तो आप सभी को आता होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसको। ठीक है, प्रकाश का नीला दिखाई देना। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक तो आपको एग्जाम्पल मिल गया कि आकाश का रंग कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। दूसरा एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि स्कैटरिंग से और क्या क्या, या स्कैटरिंग के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको करके बताइएगा मुझे कि आकाश का रंग यदि नीला है, एक एग्जाम्पल तो हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, दूसरा आप मुझे बताइएगा प्रकीर्णन का उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा तना है। अब तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला, भाई शलजम, गाजर, शकरकंद, अदरक, तना कौन सा होगा इसमें। तो बता दूं मैं आपको, मैंने आपको रूपांतरित जड़ के बारे में पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। यहां पे मैं आपको रूपांतरित तने के बारे में पढ़ाऊंगी। तने का काम क्या होता है, जल व भोजन का संवहन करना। ठीक है, पौधे को एक सपोर्ट देना, उसको सीधा खड़ा रखना, ये सब उसका कार्य है। तने के माध्यम से ही जो फल हैं, पत्तियां हैं, वो जुड़ी रहती हैं। तो ये सब तने के नॉर्मल कार्य हैं। लेकिन कभी कभी तना जो है वो फूड स्टोर करने लगता है, भोजन का भंडारण करने लगता है, तो उस तने को हम कहते हैं रूपांतरित तना, जब वो भोजन स्टोर करने लगे। तो यहां पे पूछा है कि रूपांतरित तना, या जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड स्टेम होगा, मैं आपको बता दूं, अदरक, ऑप्शन बी करेक्ट है। और भी एग्जांपल्स हैं क्या, बिल्कुल है। आलू, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स अगर आप बनाते तो लिखते रहिए, ऑप्शंस में आ सकता है। आलू रूपांतरित तना है। प्याज, लहसुन कहते हैं जिसे। ठीक है, अदरक हो गया, और अरवी जिसे आप कहते हैं, अरुई गांव की भाषा में कहा जाता है। ठीक है, अरवी, ये सब आपके रूपांतरित तने के कुछ उदाहरण हैं। अब बात आती है तो शलजम, गाजर और शकरकंद क्या है, तो ये रूपांतरित जड़ें हैं। जड़ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ जड़ें ऐसे होते हैं जो भोजन एकत्रित करने लगते हैं, उनको हम कहते हैं रूपांतरित जड़ें। तो शलजम, गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, गंजी याद रखिएगा, आलू और गंजी में कंफ्यूज मत होइएगा। आलू रूपांतरित तना है, वहीं गंजी जो है वो रूपांतरित जड़ है। बातों को सुन के नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है आपके जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, वो क्लियर होने चाहिए। नहीं होते हैं,
आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए कहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है, किस क्वेश्चन नंबर पे आपको कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, बॉक्साइट अयस्क है, ओर है। बॉक्साइट किसका? ओर है। अयस्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। मतलब एक मेटल्स का आप ये कह सकते हैं कि ओर वो होता है जिस फॉर्म में, अयस्क वो होता है जिस फॉर्म में आप पृथ्वी से निकालते हैं, धरती से निकालें। मान लीजिए आपने खुदाई की, आपने बॉक्साइट निकाला, बॉक्साइट से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो बॉक्साइट से आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। बॉक्साइट किसका ओर हो गया? एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलिए आगे आइए। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। किस चीज़ की बहुलता के कारण बासमती चावल के जो दाने हैं वो लंबे हो जाते हैं पकाने पे? आप सभी ने देखा होगा। तो क्या इसमें लाइसिन है, एमाइलोज है, शर्करा, शर्करा यानी कि शुगर है, या तेल है? तो यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाइलोज। यहाँ पे क्या है? अमाइलोज की अधिकता है जिसके कारण चावल पकने पर क्या होते हैं? लंबे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? यहाँ पे देखिए नेम पूछा हुआ है, केमिकल नेम आपको बताना है। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम बेंजोएट। पथरी आप कहते हैं, पथरी हो गया। वो पथरी एक्चुअली में क्या होता है? वो पथरी एक्चुअली में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। बिल्कुल याद कर लीजिए इस चीज को, पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। चलिए ये हमारा अगला सवाल। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? हो सकता है आपके क्वेश्चन में इस बार आ जाए, आपके पेपर में इस बार आए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक महामारी वैसे ही फैली हुई है, कोरोना, कोविड-19। तो हो सकता है आपको ऐसे सवाल मिले, तो आप टर्म्स जान के रखिए। कभी कभी देखिए, और दूसरी बात यहाँ देखिए, भले प्रश्न पत्र हिंदी में है लेकिन जो टर्म्स हैं वो अंग्रेजी में दिए हुए हैं, तो आप प्योरली हिंदी बेस पे भी ना रहें, इंग्लिश टर्म्स जानना आपको जरूरी है। तो यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक ऐसा कोई मानवीय रोग होगा जो वृहत क्षेत्र में फैला, जैसे चाइना से निकला कोविड-19, भारत में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, आप देख सकते हैं हर जगह दिख रहा है। तो ये पैंडेमिक हो गया। कोविड-19 एक पैंडेमिक बीमारी हो गई। बात आती है यहाँ पे एपिडेमिक क्या है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया, कुछ क्वेश्चंस पे टिक लगे हुए हैं, आप उन पे भरोसा ना करें, बस मेरे आंसर्स पे देखें। यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, एपिडेमिक क्या है। ठीक है, एपिडेमिक जो है वो ऐसी बीमारी होगी, ठीक है, जो जानवरों और मनुष्यों दोनों में फैलेगी, जिसे महामारी कहते हैं। एपिडेमिक का मतलब समझिए महामारी, एक तरीके से महामारी ही इसका एक सही टर्म है। तो एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक क्या है? देखिए कभी भी शब्द अगर एंडेमिक मिलता हो, मतलब ऐसी बीमारी जो किसी क्षेत्र विशेष को बिलोंग करे, मतलब क्षेत्र विशेष में ही हो रही हो। मान लीजिए अगर कोविड-19 चाइना से हुआ, तो अगर वो चाइना तक ही सीमित रह जाता तो हम उसको एंडेमिक कहते, लेकिन वो क्या हुआ? फैल गया, तो हम उसको क्या कहेंगे? पैंडेमिक कहेंगे। अभी पूरे विश्व को अपने चपेट में ले ले, महामारी फैल जाए तो वो एपिडेमिक हो जाएगा। महामारी को क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। ठीक है, जब पूरा का पूरा गांव ही या शहर ही पूरा खत्म हो जाता था, कोई नहीं बचता था, वो होती है महामारी, एपिडेमिक। प्लेग वगैरह से पहले होता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? देखिए फिर से एक अंग्रेजी का शब्द मिला आपको, क्रायोजेनिक। एक बात याद रखिएगा, क्रायोजेनिक जो टर्म है, माफ कीजिएगा, देखिए क्रायोजेनिक जो टर्म है वो दर्शाता है लो टेम्परेचर को। किसको? लो टेम्परेचर। ये जो क्रायो शब्द है इसका मतलब ये होता है लो टेम्परेचर, बहुत ही कम तापमान। तो ये बताइए, अगर मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है
और उसका अगर क्रायोजेनिक संकेतक है तो किसको मान लेंगे? आइस कोर को मानेंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए जो भी ग्लेशियर हैं, हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, तो ये संकेतक हैं, ये संकेतक हैं, ये बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है। आ गई बात आपको समझ में? तो ये यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन अगर हुआ, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर क्या, आइस कोर जो है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, ये संकेत दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन डी पे टिक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है, आप इस पे भरोसा नहीं करेंगे। आंसर है आपका, आप खुद से देखिए, एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक। एक चीज देखिए, अगर क्लाइमेटिक होगा, क्लाइमेट से संबंध होगा, जलवायु से संबंध होगा, बायोटिक है, जीवों से संबंधित होगा। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन रह ही जाता है एडेफिक और टोपोग्राफी में। ठीक है, तो मैं पहले आपको टोपोग्राफी बताऊंगी। यहाँ पे टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखें। ठीक है, हालांकि ये आंसर नहीं है, ये आप बात याद रखिएगा। देखिए, टोपोग्राफी जो है वो किसी क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, जैसे नदियों, पर्वतों की स्थिति या विशेष आकृति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या ये बताते हैं। जैसे हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि नदियां कैसे विभिन्न रूप ले लेती हैं, विशेष आकृतियां हमने देखी हैं पर्वतों की। ठीक है, तो उसको कहते हैं टोपोग्राफी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या, हमें मृदा से संबंधित पूछ रहा है, तो मृदा से संबंधित होता है एडेफिक। एडेफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो मृदा से संबंधित होते हैं। ठीक है, देखिए सारे अंग्रेजी के टर्म्स आपको मिल रहे हैं, पेपर भले हिंदी में है, आपको दोनों का नॉलेज रखना है, आप अपनी कमांड भी बढ़ाते रहिए। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे इसको। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन निकालना है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। यहां हमसे सही कथन पूछ रहा है। सही कथन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सही है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल एक दिशा में है। कैसे एक दिशा में है? इसको एक उदाहरण से समझिए। सूर्य से जो ऊर्जा पौधों को प्राप्त होती है, पौधे उसका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उस ऊर्जा का उन्होंने उपयोग किया, वो वापस से उस ऊर्जा को सूर्य को नहीं देते। आप समझ रहे हैं, बाई डायरेक्शनल नहीं है। या आप यूं कहिए कि मान लीजिए कोई शाकाहारी पशु है, उसने किसी खेत में घास को वो चरा, उसे वहां से ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, वो वापस से अपनी ऊर्जा पौधे को नहीं देता। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यहाँ पे एक ही दिशा में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। जो एनर्जी है उसका फ्लो हमारे इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे तो वहां पे एक ही दिशा में है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों को बार बार देखें, वीडियो को देखिए, बार बार देखिएगा, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो रिवाइज भी होती चले। आप नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छा, नोट्स रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यहाँ क्षेत्र विशेष का नाम पूछ रहा है जहाँ पे जल में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। कहाँ पे? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पश्चिमी बंगाल में? देखिए ये उस समय 2015 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? पश्चिमी बंगाल। ठीक, उस टाइम के लिए। अब मुझे आप ये बताएंगे इस टाइम पे, ठीक है, कहां पे, किस क्षेत्र विशेष के जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है? जो मैं क्वेश्चन आपको देती हूं वो आप कहीं लिखते रहा करिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते हैं। कल जो आपने वीकली करंट अफेयर्स देखा वहां पे आपने बिल्कुल कमेंट नहीं किया कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। ठीक है, आप बिल्कुल लिखें, बेझिझक लिखें। तो यहाँ पे आप इस समय की डाटा मुझे बताएंगे कि आर्सेनिक की मात्रा कहाँ पे सर्वाधिक है, किस स्टेट की। ठीक है, चलिए
अभी मैंने पहले भी आपको एक सवाल दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा और वो भी बताना है आपको और ये भी बताना है, और क्वेश्चन ऑफ द डे तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसका औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? क्या बताएंगे आप? यहाँ पे पूछ रहा है औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। पहली बात तो ये होता क्या है, तो आप इसका जो डेफिनेशन है वो लिखें। उपभोक्ताओं द्वारा, किसकी बात कर रही हूं मैं? उपभोक्ता की। उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में ना किए गए कार्बनिक पदार्थों के संचय को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में ना किए गए कार्बनिक पदार्थों के संचय को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। यहाँ पे जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है, या आप इसको क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए टिश्यू है जाइलम। ठीक, तो अगर ये ऊतक है, टिश्यू है, तो इसका क्या कार्य होता है? तो अगर ये आप पढ़ रहे हो तो आप ये भी पढ़ें कि पौधों में ही पाया जाएगा। एक ऊतक है जिसका नाम है जाइलम, दूसरा ऊतक है जिसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, आपसे पूछा है जाइलम, तो मैं बता दूं जाइलम का काम होता है जो भी जड़ों द्वारा अवशोषित जल है या उसमें घुले हुए मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसका जो है क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना प्लांट में, पौधे में। वहीं फल जो फ्लोएम जो हैं वो क्या करेंगे, वो भोजन का निर्माण पत्तियों द्वारा किया गया है, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये किसका काम हो गया? ये फ्लोएम का काम हो गया। आपने दो चीजें सीखी, जाइलम फ्लोएम, कंफ्यूज मत होइएगा। जाइलम ज से जल, याद रखिएगा, जल का अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो जाइलम करेगा, और फ्लोएम क्या करवाएगा? दूसरा वाला भोजन। ठीक है, भोजन का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, पत्तियों से भोजन को अगर तने तक जाना है, जड़ तक जाना है, तो ये उसको ले आएंगे, ले जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जल वहन के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल, चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल जो आपके लिए है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, वाटर बॉर्न डिजीज है, कौन सा जल द्वारा होता है? चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और बाकी भी दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको वीडियो में दे रखे हैं, आप उसका भी आंसर लिखेंगे। देखिए पैटर्न अगर आप देख रहे हैं तो कुछ चीज़ों को उसके अनुसार भी पढ़ते रहें, आज के ट्रेंड को भी देखते रहें। ठीक है, कि आज के डाटा क्या कहते हैं ये भी देखते रहें। तो ये वीडियो का अंत था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, कल फिर से आपके लिए एक नया प्रश्न पत्र आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।